यहां लिखेंगे हेडिंग LC ऑसिलेशंस। अब LC ऑसिलेशंस पढ़ने से पहले आपको SHM की कुछ चीजें जो हैं आपको आनी चाहिए। SHM तो मैं वो आपको याद दिला देता हूं, SHM में क्या क्या होता है हमारे पास। कॉन्सेप्ट SHM का फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? ऐसे टाइप के ऑसिलेशंस होते हैं। ऑसिलेशंस क्या होते हैं? ऐसे टाइप का पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपना मोशन रिपीट करता है। ऑसिलेशंस क्या होता है? ऑसिलेशंस एक ऐसा पीरियोडिक मोशन होता है जो एक किसी पॉइंट के अबाउट किया जाता है। एक पॉइंट के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन रिपीट कर रहा है तो उसे ऑसिलेशंस कहा जाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें ऐसा ऑसिलेशन होता है जिसमें जो मोशन का इक्वेशन है उसको साइन या कोसाइन की फॉर्म में आप डायरेक्ट लिख देते हैं तो उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। कंडीशन ये होती है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। उसका जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है उसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहां पे मैं माइनस भी लगा देता हूं बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए और वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से आपको मिल जाता है प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ kx के बराबर। इस इक्वेशन को आप यदि डेरिवेटिव फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आ जाएगा आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं मैं d2x/dt2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। m को इधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा k/m इंटू एक्स और आपको यहां से मिल जाता है d2x/dt2 प्लस k/m। k/m को लिख सकता हूं मैं अंडर रूट ऑफ k/m का स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये अंडर रूट ऑफ k/m जो है इसे ओमेगा स्क्वायर कहा जाता है। ये अंडर रूट ऑफ k/m का स्क्वायर है, इसे ओमेगा स्क्वायर कहेंगे तो अंडर रूट ऑफ k/m को ओमेगा कहा जाता है। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इस वाले एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है d2x/dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन यदि कोई ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन यदि कोई ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है तो उसका जो मोशन है उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। और ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है वो होता है 2π/ओमेगा या 2π/m/k। ये होता है टाइम पीरियड और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो ये हम मानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है टाइम के साथ। ठीक है, ये SHM का कॉन्सेप्ट था। अब LC ऑसिलेशन हम पढ़ते हैं। LC ऑसिलेशंस क्यों कहते हैं इसे LC ऑसिलेशंस? क्योंकि LC का मतलब, L का मतलब यहां पे इंडक्टर से है, C का मतलब यहां पे कैपेसिटर से। ऑसिलेशन का मतलब ये होता है कि इनकी एनर्जीज जो हैं आप जानते हैं कि इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। तो ये एनर्जी जो है एक दूसरे फॉर्म में जो है कन्वर्ट होती रहती हैं। इनकी जो वैल्यूज हैं, इनके मैग्नीट्यूड जो हैं एनर्जीज के, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये करते हैं। इनके अंदर जो चार्ज और करंट है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि आपके पास एक कैपेसिटर है जो चार्ज है t = 0 पे मैं चार्ज की बात करूं तो इस कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू है Q0 के बराबर। Q0 लिख सकते हैं या QM लिख सकते हैं। तो हमने अभी तक QM फॉलो किया है तो QM के बराबर चार्ज है इस कैपेसिटर पर। ये इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये इसकी नेगेटिव पोलैरिटी है, ऐसे। और इसके साथ में सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया है एक इंडक्टर। इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया है एक इंडक्टर। और इंडक्टर में जानते हैं कि जब जैसे ही हम t = 0 पे इस इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो इंडक्टर करंट के फ्लो का अपोज करेगा बिल्कुल अच्छे तरीके से और करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो यहां पे करंट की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। t = 0 पे मैं यहां पे बात कर रहा हूं। अब यदि हम कुछ समय बाद की बात करते हैं, t = t की बात करते हैं, तो आप समझ गए यार t = t पे जो चार्ज है वो थोड़ा सा कम होने वाला है इस कैपेसिटर से और वो चार्ज जो है वो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा, करंट I,
और इसमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ पर रही होगी। मैंने मान लिया इसमें करंट I फ्लो होता है, यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू है वो Q के बराबर रह जाती है। तो मैं T = T पे लिखने वाला हूँ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की इक्वेशन इस वाले सर्किट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ in the circuit at t = t पर आप इस सर्किट में इक्वेशन लगाइए। तो यहां से यहां जब जाएंगे माइनस से प्लस, तो आपको प्लस में मिलेगा प्लस q/c, आपको मिलेगा q/c। ये कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल में चेंज है। पोटेंशियल यहां पे गेन हो रहा है, हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, तो आपको गेन हो रहा है। यहां से यहां जाएंगे तो आपको वोल्टेज जो है वो लूज होगा, तो आप लिखेंगे यहां पे -L di/dt इज इक्वल टू 0। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि यदि हम एक सर्किट में क्लोज लूप में चलते हैं, जहां से स्टार्ट किया है वहां पे खत्म किया है, तो रास्ते में आने वाली सारी डिवाइसेस के अक्रॉस जो एल्जेब्रिक सम होने वाला है पोटेंशियल में चेंज का, वो 0 के बराबर होता है। यानी कि पोटेंशियल में चेंज अक्रॉस द कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल में चेंज अक्रॉस द इंडक्टर विल बी इक्वल टू 0 इन क्लोज लूप। तो भाई ये हमने लिख लिया। इसको इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा q/c इज इक्वल टू L di/dt। अब करंट और चार्ज जो है वो आपस में रिलेटेड होते हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं पुटिंग I इज इक्वल टू dq/dt। क्या मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू dq/dt? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? बिकॉज यहां पे देखिए ये गलत है ऐसा लिखना, क्योंकि यहां पे चार्ज की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। चार्ज की वैल्यू कम हो रही है, तो चार्ज की वैल्यू कम हो रही है तो dq की वैल्यू जो है नेगेटिव आनी चाहिए। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव। करंट की वैल्यू नेगेटिव आप लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हमें कॉम्पनसेटरी माइनस यहां पे लगाना होगा। तो I इज इक्वल टू -dq/dt जो है ये करेक्ट एक्सप्रेशन है। ये वैल्यू आप यहां पे इंसर्ट करवा दीजिए, तो आपको मिलेगा q/c इज इक्वल टू L ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ -dq/dt /dt। तो ये डबल डिफरेंशिएशन बन चुका है, और इस डबल डिफरेंशिएशन को आप और सॉल्व करके लिख सकते हैं दैट q/c इज इक्वल टू L ऑफ d2q माइनस में ऑफकोर्स डिवाइडेड बाय dt2 अब इसको आप और सजा के लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा d2q बाय dt2 प्लस q डिवाइडेड बाय LC इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको यहां पे मिल चुकी है। अब इस सेम इक्वेशन को यदि आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इट विद SHM इक्वेशन, SHM जनरल इक्वेशन ऑफ SHM मैंने आपको लिख के बताई थी यहां पे। तो ये क्या है साहब, आपके पास कुछ इस तरीके से है, d2x/dt2 इज इक्वल टू -kx/m, या इसको ऐसे देख सकते हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे इसको कि इक्वेशन जो है SHM की d2x/dt2 प्लस √k/m, या इसको ω2x लिख सकते हैं, ω2x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन थी। और d2q/dt2 d2x/dt2, यहां पे q/LC, यहां पे ω2x। तो इन दोनों से कंपेयर यदि आप करते हैं, इन दोनों को यदि आप कंपेयर करते हैं, तो आपको साफ साफ चमक जाता है कि ये इक्वेशन SHM की है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिंपल हार्मोनिकली चेंज होता है, तो यहां पे चार्ज की जो वैल्यू है वो सिंपल हार्मोनिकली चेंज होने वाली है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं हेंस वी कैन क्लियरली से that the value of charge q will change simple harmonically वो चेंज होने वाली है विद फ्रीक्वेंसी। यदि हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा की बात करें, तो ओमेगा कितना होगा? आप
1 अपॉन एल सी को इक्वेट कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर के, तो आपको मिलने वाला है यहां से ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। विद दिस फ्रीक्वेंसी द चार्ज विल ऑसिलेट। तो हम यहां से इक्वेशन लिख सकते हैं चार्ज की, हेंस चार्ज Q at any time t is equals to t can be written as Q is equal to Qm sin of omega t plus phi। ऐसे लिखा जा सकता है। यहां पे मैंने डिस्प्लेसमेंट को लिखा था x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है इस वाली इक्वेशन का। ऐसे ही आप यहां पे q की वैल्यू लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू qm sin ओमेगा t प्लस फाई। अब ये इक्वेशन जो है हमारी सर्किट को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो कुछ यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं और फाई की वैल्यू निकालते हैं। हम जानते हैं कि एट t इज इक्वल टू 0 चार्ज बताइए दोस्तों कितना है, चार्ज बताइए कितना है, q इज इक्वल टू क्या है, qm के बराबर है। ये वैल्यू यहां पे पुट करिए, आपको क्या मिलेगा, q की वैल्यू qm इज इक्वल टू qm इंटू साइन ओमेगा टी जो है 0 के बराबर है, t 0 है, प्लस फाई। तो qm से qm गया, आपको यहां मिल जाएगा साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू 1। तो फाई की वैल्यू आपको मिल जाती है यहां से पाई बाई 2, फाई की वैल्यू मिल जाती है पाई बाई 2। तो यहां से हम इक्वेशन लिख सकते हैं एग्जैक्टली दैट q विल बी इक्वल टू qm साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये चार्ज की वैल्यू है एट टाइम t इज इक्वल टू टी। यदि आपको चार्ज मिल चुका है तो आप करंट निकाल सकते हैं। ऑल्सो वी नो दैट करंट की जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी के बराबर है, बिकॉज चार्ज की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है हमारे अकॉर्डिंग। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, आगे माइनस लगा देंगे। तो ये साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा लिखा है, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा। तो आपको यहां पे मिल जाएगा I इज इक्वल टू क्यू एम इंटू ओमेगा। साइन 90 प्लस थीटा है, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा। ये कॉस है बेटा, ये कॉस है, कॉस थीटा है सामने, ये कॉस थीटा लिखा है, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो कितना आएगा, माइनस साइन थीटा। और माइनस साइन थीटा डिफरेंशिएशन में आया है, माइनस पहले से लग रहा है, तो हो जाएगा प्लस। तो यहां चला जाएगा प्लस ऑफ साइन ओमेगा टी। ये रिजल्ट आपको यहां पे मिल जाता है। करंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट Im इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर Im इज इक्वल टू, वेयर इस सर्किट में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा, Qm इंटू ओमेगा के बराबर। ठीक, याद रखें इसको, याद रखें इसे भी। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि करंट इज ऑल्सो वेरिंग साइनसोइडली, चार्ज इज ऑल्सो वेरिंग साइनसोइडली। तो इनको आप फेजर से भी दिखा सकते हैं, आप चाहें तो इनको फेजर से दिखा सकते हैं। यदि करंट का फेजर यदि ऐसे है, तो वोल्टेज का जो चार्ज का जो फेजर है वो इस तरीके से होने वाला है, इस तरीके से 90 का एंगल इनमें होगा। तो चार्ज यहां पर लीड कर रहा है और करंट जो है यहां पे लैग कर रहा है, जो होना भी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी हमारे सर्किट में चार्ज पहले से प्रेजेंट है। तो चार्ज तो अपनी चलाएगा ही चलाएगा, चार्ज हमेशा आगे रहेगा। आप समझिए कि आप और आपका बड़ा भाई है, तो आपका बड़ा भाई जो जिंदगी में करेगा, आप उसके बाद ही ये कर पाएंगे सारी चीजें जो कन्वेंशनल चीजें हैं। कि आप 10वीं क्लास में तुम्हारा भाई पहले आएगा, आपके बाद आप उसके कुछ सालों के बाद 10वीं क्लास में पहुंचेंगे। ऐसे ही आप पूरी जिंदगी में अपने भाई से फेज में पीछे रहेंगे। बात समझ में आई? तो यहां पे हम कह सकते हैं कि चार्ज के साथ जो जो होने वाला है वो फॉलो करेगा करंट। तो ये आपके पास करंट और चार्ज की वैल्यू हो गई। ये 90 डिग्री का इनके बीच में फेज है। इनका आप ग्राफ भी बना सकते हैं कि कैसे वेरी होने वाले हैं। तो मैं चार्ज और करंट का ग्राफ बनाता हूं। तो चार्ज का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। ये आपके पास टाइम एक्सिस है, या आपके पास चार्ज या करंट कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं चार्ज बना रहा हूँ। चार्ज जो है कॉस का फंक्शन है। कॉस का फंक्शन ऐसे ड्रॉ किया जाता है, लाइक दिस, लाइक दिस। ये वैल्यू है पाई बाई 2, ये है पाई के पास है 3 पाई बाई 2, और ये आपके पास है 2 पाई। ठीक, और जो आपके पास करंट है वो साइन का फंक्शन है, ये कॉस का फंक्शन है, ये क्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्यू एम के बराबर है। और साइन का जो फंक्शन होगा वो कुछ ऐसे जाएगा, उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, कम हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है।
कुछ ऐसे ऐसे। ये यहाँ से जाएगा, इसकी वैल्यू जो है वो होने वाली है IM, और ये यहाँ पे काटेगा, यहाँ जाएगा ऐसे। इस तरीके से जो है आपका करंट वेरी होने वाला है। येलो वाला जो ग्राफ है वो करंट का है, वाइट वाला जो है वो चार्ज का ग्राफ है। ठीक, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो हमने अभी काफ़ी बार बोल दिया है कि जो चार्ज है वो फेज में आगे है। तो देखिए कैसे इनकी एनर्जी जो है वो चेंज होती हैं। और तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डायग्राम्स में बना रहा हूँ। तो हमारे पास ये स्टार्टिंग में एक कैपेसिटर है, ऐसे बना लो इसको, एक कैपेसिटर है और साथ में लगा है इंडक्टर। इंडक्टर का मतलब ये बेसिकली सोलेनॉइड है। यदि मैं t = 0 पे डायग्राम बनाता हूं तो इसके ऊपर चार्ज जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है। अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर चार्ज है यहाँ पे QM के बराबर, और इस सर्किट में जो करंट है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यदि मैं एनर्जीज की बात करता हूं, मैं एनर्जी की बात करता हूं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर रही होगी, और B चार्ज, यानी B नहीं कहना चाहिए इसको कहना चाहिए U इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। और आप जानते हैं वैल्यू कितनी होती है, Q²/2C के बराबर। इसकी वैल्यू होगी QM² डिवाइडेड बाय 2C। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फॉर्म में जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। B, UB की बात करें, U मैग्नेटिक, वो किसके बराबर होगी, यहाँ पे 0 के बराबर। हाफ LI² जो है एनर्जी होती है वो 0 के बराबर यहाँ पे होने वाली है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है, आप जानते ही हैं। अब कुछ टाइम के बाद क्या होने वाला है कि यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू है वो डिक्रीज होने वाली है। यहाँ पे चार्ज की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होने वाली है, और यहाँ पे जो करंट है इस सर्किट में वो फ्लो होने लगेगा। करंट जो है इस सर्किट में फ्लो होने लगेगा, और इस सोलेनॉइड में, इस इंडक्टर में जो है मैग्नेटिक फील्ड भी आने लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आसपास जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी कुछ इस तरीके से। और कुछ समय और बीतने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं कि U इलेक्ट्रिक जो है वो नॉन जीरो होगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी जो है दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू नॉट जीरो, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। कुछ समय और यदि पास होता है तो कैपेसिटर के पास जो चार्ज है वो 0 भी हो जाएगा, और वो सारा का सारा जो चार्ज की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर थी वो हमारे ले जाएंगे इंडक्टर साहब। और इंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर फील्ड जो है प्रोड्यूस हो रहा होगा, बिकॉज फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो करंट इसमें बढ़ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि फील्ड भी जो है यहाँ पर बढ़ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो 0 के बराबर है यहाँ पे, और मैग्नेटिक एनर्जी जो है किसके बराबर है, जितनी एनर्जी यहाँ पे थी उतनी एनर्जी यहाँ मिल गई आपको, या इसको हाफ LI² लिख सकते हैं, हाफ LI²। और करंट की मैक्सिमम वैल्यू आप जानते ही हैं, करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे, Q0 × ओमेगा के बराबर। तो फिर से वही ये सेम ही आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, QM² डिवाइडेड बाय 2C के बराबर ही एनर्जी आएगी। अब जैसे जैसे टाइम और बीतेगा इसके बाद फिर से क्या होगा, इसमें एनर्जी जो है वो डिक्रीज होने लगती है, और इस कैपेसिटर में जो है कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। ठीक है, यदि इस सिस्टम को हम एक स्प्रिंग मास सिस्टम से कंपेयर करें तो स्प्रिंग मास सिस्टम से इसको कंपेयर कीजिए साहब। ये आपके पास स्प्रिंग है और ये इसकी नेचुरल लेंथ है, और ये पहले से एक्सटेंडेड है। यहाँ पे ये एक्सटेंडेड है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये डिस्टेंस जो है a के बराबर है, ये x = 0 है, ये x = a है। इस समय एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारा ब्लॉक रखा हुआ है। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 के बराबर होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होती है मैक्सिमम, हाफ kx² के बराबर, हाफ ka² के बराबर होनी है पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद जैसे ही इस ब्लॉक को यहाँ पे छोड़ा जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन से, तो ये मूव करने लगेगा और ये मीन पोजीशन की तरफ बढ़ने लगेगा। यदि मैं इसके करस्पॉन्डिंग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बनाता हूं तो आपको ये मिलेगा कुछ इस तरीके से कि ये आपकी मीन पोजीशन है जी, मीन पोजीशन है x = 0, तो आपका ब्लॉक जो है वो कहीं यहाँ पर होगा। ये x = a यहाँ पर है,
और हमारा ब्लॉक जो है यहाँ पर है, ये मूव कर रहा है मीन पोजीशन की तरफ, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नॉन जीरो है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग यदि मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं तो आपका जो ब्लॉक है वो मीन पोजीशन पे आ चुका है, और मीन पोजीशन पे आपका ब्लॉक यदि आ चुका है, x इज इक्वल टू जीरो पे आ चुका है, तो हम समझ गए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो के बराबर हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, हाफ इंटू के इंटू ए के स्क्वायर के बराबर हो जाती है, और ये मैक्सिमम स्पीड से मूव करता है। ठीक, ये मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाती है। फिर उसके बाद जो है ये आगे बढ़ता है, मीन पोजीशन से दूर जाता है, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ बढ़ता है। ऐसे यहां पर होने वाला है आगे कि ये जो आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड है एनर्जी, ये कम होने लगती है और दोबारा से इस कैपेसिटर को चार्ज करने लगती है। उसके बाद ये जीरो हो जाती है, इसमें एनर्जी, इसमें करंट जीरो हो जाता है, और ये कैपेसिटर जो है ये फुली चार्ज यहां पर हो जाता है। तो ये आपका है एलसी ऑसिलेशंस कि यदि एक इंडक्टर को और कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिया जाता है और कैपेसिटर के ऊपर कुछ चार्ज है, तो उनकी जो चार्ज और करंट की वैल्यूज जो हैं वो ऑसिलेट करती हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करती हैं इनकी वैल्यूज। ये एलसी ऑसिलेशन आपको आ गया सी समझ में, ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है। माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। न्यू इवॉल्व यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से, ठीक है ना। यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है। कब से? 5 मई से, ठीक है बच्चों। रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लीजिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है इमर्ज बैच, जो कि 11th क्लास के लिए, यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से, ठीक है ना। 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का, ठीक है ना। तो बच्चों, मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना, ठीक है। एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड देके वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है, जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से, ठीक है बच्चों। ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में, ठीक है बच्चों। और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।